जय हिंद साथियों। राष्ट्रपति टॉपिक का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज 66 से शुरू करने वाले हैं और आज ही इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन पढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 5 से संबंधित है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसकी यूनिट 5 से संबंधित है। जो सेकंड टॉपिक है, तो हमने पहले संविधान सभा को कंप्लीट कर लिया है, राष्ट्रपति से संबंधित थ्योरी को पढ़ लिया है और उसके कुछ एमसीक्यू लगा लिए हैं। बचे हुए एमसीक्यू आज हम लगाएंगे और उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें संघीय कार्यपालिका पढ़नी है। तो उसमें हम जानते हैं कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति टॉपिक तो अलग से लिखा हुआ है, इसलिए हमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ना था। तो हमने सभी अनुच्छेदों को, क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, सब कुछ देख लिया है। और साथ में संसद के बारे में भी हमें पढ़ना है, तो राज्यसभा और लोकसभा को भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जो बचा हुआ पोर्शन है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और समय पर्याप्त नहीं है, 28 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो समय इतने जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता, इसलिए हम सीधे कंटेंट पर आते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें बात की जा रही है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन पाता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ रहा हूँ। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन पाता है। इसका सही आंसर जो है बी होगा। इसका जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब कोई भी विधेयक वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 111 में। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह था भारतीय डाकघर विधेयक अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, ज्ञानी जेलसिंह जब राष्ट्रपति थे उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। तो वह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी तक वीटो का प्रयोग किया है। भारतीय राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो उसका भी वीडियो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब यूपीएससी के लिए वीडियो आएंगे। एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वह था भारतीय डाकघर विधेयक संशोधन। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेबी निषेधाधिकार। तो इसका सही आंसर है ज्ञानी जेलसिंह। वही वीटो का प्रयोग है। क्या है पूरा मैटर, इसको समझ लेते हैं। वर्ष 1986 में, कब की बात है? वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे ही संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति रख लेते हैं अपने पास, ना तो वापस लौटाते हैं, ना सहमति देते हैं और ना ही ये बताते हैं कि सहमति नहीं दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 111। क्या है इसका सही आंसर? 111, अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो ये इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पर्सन है जो इसको विधेयक पर अनुमति को रोकने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बताना है। पहले तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की 100 विवेकी शक्तियां हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ई, है ना। ई में कौन कौन सा है? दूसरा, तीसरा और छठवां। तो दूसरा पहले पॉइंट देखते हैं हम। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये 100 विवेक की शक्ति है। विधेयक को रोक कर रखना, यह भी 100 विवेक पर आधारित है। और साथ ही संसद को संदेश भेजना, यह भी 100 विवेक पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऐसा लिखा हुआ है, तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए ये आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर भी वही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? किस शक्तियों की बात की जा रही है? विधेयक से संबंधित विधायी शक्तियां कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर है अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। बाकी सत्र आहूत करना विधायी शक्ति नहीं है, सत्रावसान करना भी विधायी शक्ति नहीं है, और संसद की बैठक स्थगित करना भी विधायी शक्ति नहीं है। इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है ना। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार क्रमशः सभापति और उपसभापति और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को होता है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब अपनी अनुमति देता है, यह अनुमति विधारित करता है या विधेयक को पुनर्विचार सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के सदनों का सत्राहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करना, नॉमिनेट करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प डी, ए और बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर जो है वो बेहतर उत्तर है। देखो क्या है, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो होता है वो 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद के दोनों सदन अगर सत्र में हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। हाँ, दो में से कोई एक सत्र संसद का कोई एक सदन सत्र नहीं चल रहा है, तब ऐसी कंडीशन में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की 100 विवेकी शक्तियां हैं? तो इसका हम सीधा क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, है ना। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, ये भी निषेधाधिकार कहलाता है। जब वह संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है तो उसे निलंबन निषेधाधिकार कहते हैं, निलंबन वीटो कहते हैं। और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रख लेते हैं तो उसे जेबी वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति की 100 विवेकी शक्तियों में शामिल है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और अनुच्छेद 74(1) के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति 100 विवेक का प्रयोग करता है। अतः विकल्प ई सही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123। क्या है आंसर? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है, अतः विकल्प सी सही होगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123। अभी तक इतनी बार पढ़ चुके हैं हम कि आपको रट गया होगा। यह भी वही क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है और ये पूछा भी जा सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जारी रहता है? तो इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। ये आपको याद रखना है कि जैसे राष्ट्रपति ने क्या किया, कोई अध्यादेश जारी किया है और संसद सत्र शुरू हो गया, कभी भी क्या हो इससे मतलब नहीं है। जैसे जब भी संसद सत्र शुरू होगा ना, संसद सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के भीतर संसद के सत्र में शुरू होने तक संसद के पटल पर रखा जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 123(2) का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए 6 सप्ताह के बाद। देखो, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री है, इसकी नियुक्ति भी संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, मुझे क्यों डाउट है, देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र, क्या लिखा है? संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। जो राष्ट्रपति होता है भारत के महान्यायवादी, एक राज्य का राज्यपाल की और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी और अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग की तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इस बार क्या पूछा गया है? जब भी आप प्रीलिम्स परीक्षा में बैठे या किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ लिखा है नहीं करते हैं, तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? 160 में है। अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है कि संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, 160 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो ये है इसका सही आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। क्या है? अनुच्छेद 143 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है पूछा गया है, अर्थात बाकी के ऑप्शन सही होंगे तो एक गलत है, तो सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये सही नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार तथा अस्वीकार दोनों कर सकता है, यह भी राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी,
संसद के संदेशों को संदेश भेजना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। इसका सही आंसर होगा अध्यादेश। देखो, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो अध्यादेश का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना इसकी शक्ति है, और क्षमादान करना भी राष्ट्रपति की शक्ति है, जबकि संसद के सदनों को संदेश भेजना राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की एक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया हो। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, एक कैसी शक्ति है? ये न्यायिक शक्ति है। देखो, न्याय करने के लिए बनाई गई है तो न्यायिक शक्ति होगी। किसमें वर्णन है? इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 72 में वर्णन है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित है? तो ये ऊपर ही लिखा है, देखो हम देख लेते हैं। इसमें निलंबन, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति है ना, विराम भी है इसमें, और प्रविलंबन भी है। तो है लघुकरण, विराम, प्रविलंबन, परिहार और क्षमा, ये 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 4। औपचारिक और विधिक प्राधिकार प्राप्त हैं, साथ ही संवैधानिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त हैं। ये दोनों प्रकार के प्राधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 1, 3 और 4। क्या है? 1, 3 और 4 पढ़ लेते हैं इनको एक बार। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह रखाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये तो है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो ये नहीं लौटा सकते क्योंकि ये पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लोकसभा को भंग करना राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। ये मत सोचना आपकी संसद में जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से बोल रहे होते हैं, नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मुंह में उनके शब्द डालती है वो बोला करते हैं। कितनी गलत बात है ना, इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी किसी दूसरे को लिखना पड़ता है और वह बुलवाया जाता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल चाहती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर है बिहार से थे। कहाँ से थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से, ये वही क्वेश्चन है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगातार 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो इसका सही आंसर है वी गिरी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। एमपीपीएससी में अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति बने हैं तो एन संजीवन रेड्डी बने हैं। कौन? एन संजीव रेड्डी बने हैं, नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि जो है 1977 से 1982 है।
भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। इसमें कार्यकाल से संबंधित सूची का मिलान करना है, जो कि यूपी लोअर सब पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे? तो इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो इसका सही आंसर है बीवी गिरी। राष्ट्रपति से संबंधित जहां जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ ही क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो भारत इनको कैसे भूल सकता है, बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? मुख्य न्यायाधीशों में तो इसका सही आंसर है जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? तो D असंगत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे, बाकी ये तीनों नाम जो हैं वो राष्ट्रपतियों के लिखे हुए हैं, इसलिए असंगत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये है 12वें क्रम की राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इसका सही आंसर है बीवी गिरी। ये निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मुश्किल से 8 क्वेश्चन हैं। अब राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया है। इसका तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप। एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था, हमें लग रहा था 8 क्वेश्चन और हैं। तो इसके साथ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो राष्ट्रपति है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद, और फिर महान्यायवादी और कैग को भी साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही हमें संसद के दोनों सदनों को भी कंप्लीट करना है। राष्ट्रपति उसका अंग है, तो राष्ट्रपति को हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। बार बार कहलवाते हो आप लोग, इतना शानदार कंटेंट ला रहे हैं आप लोगों के लिए कि कसम से इस बार सिलेक्शन होना ही है। अगर आप निश्चित रूप से तैयारी करने के लिए, निश्चित रूप से आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो तैयारी करिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।